मुझे गोली लग गई है और जैसा कि पता चला, गोली का घाव उतना ही तकलीफदेह है जितना मैंने सोचा था, शायद उससे भी ज्यादा। मेरी त्वचा ठंडी और चिपचिपी हो रही है। सांस लेने के लिए मुझे जबरदस्त मेहनत करनी पड़ रही है। मेरा दायां हाथ असहनीय पीड़ा से जल रहा है और इस दर्द के बीच ध्यान केंद्रित करना मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। मैं अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता हूं, दांत भींच लेता हूं और खुद को जबरदस्ती सतर्क रहने के लिए मजबूर करता हूं। अराजकता असहनीय है। कई लोग चिल्ला रहे हैं और बहुत सारे हाथ मुझ पर टकरा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनके हाथ सर्जिकल तरीके से काट दिए जाएं। वे बार बार सर चिल्ला रहे हैं, मानो अब भी मुझसे आदेश की उम्मीद कर रहे हों, जैसे कि वे मेरी हिदायतों के बिना कुछ भी करने में सक्षम न हो। यह एहसास मुझे और ज्यादा थका देता है। सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? एक और पुकार, लेकिन इस बार एक ऐसी आवाज जिससे मुझे घृणा नहीं होती। सर, कृपया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे गोली लगी है डेलालियो, मैं किसी तरह कहता हूं। मैं अपनी आंखें खोलता हूं, उसकी पानी भरी आंखों में देखता हूं। मैं बहरा नहीं हुआ हूं। एक ही पल में शोर खत्म हो जाता है। सैनिक चुप हो जाते हैं। डेलालियो मुझे देखता है, चिंतित। मैं एक गहरी सांस लेता हूं। मुझे वापस ले चलो, मैं उससे कहता हूं, थोड़ा सा हिलते हुए। दुनिया एक पल के लिए डगमगाती है, फिर स्थिर हो जाती है। मेडिक्स को सतर्क करो और हमारे पहुंचने से पहले पहले मेरा बिस्तर तैयार करवाओ। इस बीच मेरे हाथ को ऊंचा रखो और घाव पर सीधे दबाव बनाए रखो। गोली ने कोई हड्डी तोड़ दी है या फ्रैक्चर कर दिया है और इसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। डेलालियो कुछ क्षणों तक कुछ नहीं कहता, बस जरा ज्यादा देर तक चुप रहता है। यह देखकर अच्छा लगा कि आप ठीक हैं सर। उसकी आवाज कांप रही है, कमजोर है। यह देखकर अच्छा लगा कि आप ठीक हैं। ठीक हुआ, यह एक आदेश था, लेफ्टिनेंट। बिल्कुल सर, वह तुरंत कहता है, सिर झुकाते हुए। निश्चित रूप से सर। सैनिकों को कैसे निर्देशित करूं? उसे खोजो, मैं उससे कहता हूं। बोलना अब मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। मैं हल्की सांस लेता हूं और कांपते हुए हाथ से अपना माथा पोंछता हूं। मैं जरूरत से ज्यादा पसीने में भीग रहा हूं और यह बात मुझसे छिपी नहीं है। जी सर। वह मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं। एक आखिरी बात सर। केंट, मैं कहता हूं, अब मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। सुनिश्चित करो कि वे उसे मेरे लिए जिंदा रखें। डेलालियो ऊपर देखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। प्राइवेट एडम केंट सर। हां, मैं उसकी आंखों में देखता हूं। मैं खुद उससे निपटना चाहता हूं। डेलालियो मेरे बिस्तर के पास खड़ा है, हाथ में क्लिप बोर्ड लिए हुए। आज सुबह यह उसकी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात मेरे मेडिकल टीम से हुई थी, जिन्होंने पुष्टि की कि सर्जरी सफल रही। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस हफ्ते बिस्तर पर ही रहता हूं तो जो नई दवाएं उन्होंने मुझे दी हैं वे मेरे ठीक होने की प्रक्रिया को तेज कर देंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जल्द ही अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए फिट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे कम से कम 1 महीने तक हाथ में स्लिंग पहननी होगी। मैंने उन्हें बताया कि यह एक दिलचस्प सिद्धांत है। मेरी स्लैक्स, डेलालियो, मैं उठकर बैठने की कोशिश कर रहा हूं। इन नई दवाओं की वजह से हो रही मतली को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा दायां हाथ अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। मैं ऊपर देखता हूं। डेलालियो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा है। उसका कंठ उभर कर ऊपर नीचे हो रहा है। मैं अपनी आह को दबाता हूं। क्या बात है? मैं अपने बाएं बांह से खुद को गद्दे पर संतुलित करता हूं और जबरदस्ती खुद को सीधा बैठने के लिए मजबूर करता हूं। इसमें मेरी बची हुई सारी ऊर्जा लग जाती है और मैं बिस्तर की चौखट को कसकर पकड़ लेता हूं। मैं डेलालियो की मदद करने की कोशिश को हाथ के इशारे से टाल देता हूं। दर्द और चक्कर से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। बताओ क्या हुआ है, मैं उससे कहता हूं। बुरी खबर को खींचने का कोई फायदा नहीं। उसकी आवाज 2 बार टूटती है जब वह कहता है, प्राइवेट एडम केंट भाग गया है सर। मेरी पलकों के पीछे एक चमकदार चक्करदार सफेदी कौंध जाती है। मैं गहरी सांस लेता हूं और अपने अच्छे हाथ से अपने बालों में उंगलियां फिराने की कोशिश करता हूं। वे मोटे, सूखे और किसी गंदगी से सने हुए हैं, जो शायद मेरे ही खून से मिली हुई है। मैं दीवार में अपनी बची हुई मुट्ठी घूंसा मारने के लिए ललचाता हूं। इसके बजाय मैं खुद को संभालने के लिए एक क्षण लेता हूं। अचानक मुझे अपने आसपास की हर चीज का तीव्र एहसास होने लगता है। हवा में फैली गंधें, हल्की आवाजें
और मेरे दरवाजे के बाहर गूंजते कदमों की आहट। मुझे उन खुरदुरे सूती कपड़ों से नफरत हो रही है जो उन्होंने मुझे पहनाए हैं। मुझे इस बात से भी नफरत है कि मैंने मौजे नहीं पहने हुए। मुझे नहाने की जरूरत है, मुझे कपड़े बदलने की जरूरत है। मैं एडम केंट की रीढ़ में एक गोली उतारना चाहता हूँ। लीड्स, मैं आदेश देता हूँ। मैं अपने बाथरूम की ओर बढ़ता हूँ और ठंडी हवा मेरे शरीर से टकराती है, जिससे मैं तिलमिला जाता हूँ। मैं अब भी बिना शर्त के हूँ, शांत रहने की कोशिश करता हूँ। मुझे यह मत बताओ कि तुम मेरे पास यह जानकारी बिना किसी लीड के लेकर आए हो। मेरा दिमाग सावधानी पूर्वक व्यवस्थित मानवीय भावनाओं का एक विशाल गोदाम है। मैं लगभग अपने मस्तिष्क को उसकी कार्य प्रणाली में देख सकता हूँ, विचारों और छवियों को एक एक करके दर्ज करता हुआ। मैं उन चीजों को बंद कर देता हूं जो मेरे किसी काम की नहीं है। मैं केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करता हूं जो मुझे करनी है। जीवित रहने के बुनियादी तत्व और वे असंख्य चीजें जिन्हें मुझे दिन भर संभालना पड़ता है। बिल्कुल सर, डेलाल्यू कहता है। उसकी आवाज में डर की हल्की सी झंझनाहट मुझे चुभती है। मैं इसे नजरअंदाज कर देता हूं। हाँ सर, वह दोहराता है। हमें लगता है कि हमें पता है कि वह कहां गया होगा, और हमारे पास यह मानने का कारण भी है कि प्राइवेट केंट और वह लड़की, खैर चूंकि प्राइवेट किशिमोटो भी भाग गया है, हमें यह विश्वास करने का कारण मिला है कि वे सब एक साथ हैं सर। मेरे दिमाग की दराजें खुलने के लिए खड़खड़ा रही हैं। यादें, सिद्धांत, फुसफुसाहटें और एहसास। मैं उन्हें एक खाई में धकेल देता हूं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं सिर हिलाता हूं, तुरंत पछताता हूं। अचानक आई चक्कर जैसी अस्थिरता से बचने के लिए आंखें बंद कर लेता हूं। मुझे ऐसी जानकारी मत दो जो मैं पहले ही खुद समझ चुका हूं। मैं जैसे तैसे कहता हूं। मुझे ठोस सबूत चाहिए लेफ्टिनेंट। मुझे कोई ठोस लीड दो, या तब तक मेरे सामने मत आओ जब तक तुम्हारे पास कोई पुख्ता जानकारी ना हो। एक कार, वह जल्दी से कहता है। एक कार चोरी होने की सूचना मिली थी सर, और हम उसे एक अज्ञात स्थान तक ट्रैक करने में सफल रहे, लेकिन फिर वह मानचित्र से गायब हो गई, जैसे वह अस्तित्व से ही मिट गई हो सर। मैं ऊपर देखता हूं, उसे पूरा ध्यान देता हूं। हमने अपने रडार पर छोड़े गए उसके निशानों का पीछा किया। वह अब अधिक स्थिर स्वर में बोल रहा है, और वे हमें वीरान, सुनसान भूमि के एक हिस्से तक ले गए, लेकिन हमने पूरे क्षेत्र को छान मारा और कुछ नहीं मिला। कम से कम यह कुछ तो है। मैं अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरता हूं, अपनी हड्डियों में महसूस होने वाली कमजोरी से लड़ते हुए। मैं 1 घंटे में तुम्हें एल रूम में मिलूंगा। लेकिन सर, वह कहता है, उसकी आंखें मेरे हाथ पर टिकी हैं। आपको सहायता की आवश्यकता होगी। एक प्रक्रिया होती है। आपको एक स्वास्थ्य सहायक की जरूरत होगी। तुम मुक्त हो। वह थोड़ा हिचकिचाता है, फिर जी सर। मैं होश खोए बिना नहाने में सफल हो जाता हूं। यह ज्यादातर एक स्पंज बात जैसा था, लेकिन फिर भी मैं पहले से बेहतर महसूस करता हूं। मुझे अव्यवस्था से अत्यधिक घृणा है। यह मेरे अस्तित्व का अपमान करती है। मैं नियमित रूप से स्नान करता हूं। मैं दिन में 6 छोटे भोजन करता हूं। मैं अपने दिन के 2 घंटे प्रशिक्षण और शारीरिक व्यायाम के लिए समर्पित करता हूं, और मुझे नंगे पैर रहना सख्त नापसंद है। अब मैं खुद को अपने अलमारी में नग्न, भूखा, थका हुआ और नंगे पैर खड़ा पाता हूं। यह आदर्श स्थिति नहीं है। मेरी अलमारी विभिन्न वर्गों में विभाजित है। शर्ट्स, टाई, पतलून, ब्लेजर और जूते, मोजे, दस्ताने, स्कार्फ और कोट, सब कुछ रंग के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। फिर हर रंग के भीतर उसकी अलग अलग छायाएं। इसमें मौजूद हर एक कपड़ा बहुत सोच समझकर चुना गया और मेरे शरीर की सटीक नाप के अनुसार विशेष रूप से तैयार किया गया है। जब तक मैं पूरी तरह से कपड़े नहीं पहन लेता, तब तक मैं खुद को पूर्ण महसूस नहीं करता। यह मेरी पहचान का हिस्सा है, और यही मेरी सुबह की शुरुआत होती है। अब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं खुद को कैसे तैयार करूं। मेरा हाथ कांपता है जब मैं उस छोटी नीली शीशी की ओर बढ़ता हूं जो मुझे आज सुबह दी गई थी। मैं उसमें से 2 चौकोर आकार की गोलियां निकालकर अपनी जीप पर रखता हूं और उन्हें घुलने देता हूं। मुझे नहीं पता कि वे वास्तव में क्या करती हैं। मुझे केवल इतना पता है कि वे मेरे खोए हुए रक्त को पुनः भरने में मदद करती हैं। इसलिए मैं दीवार का सहारा लेता हूं जब तक कि मेरा सिर हल्का ना हो जाए और मैं अपने पैरों पर अधिक मजबूती से खड़ा महसूस न करूं। यह इतना साधारण काम, यह वह बाधा नहीं थी जिसकी मैंने कल्पना की थी। मैं पहले मौजे पहनता हूं, एक साधारण सुखद एहसास
जिसमें एक आदमी को गोली मारने से अधिक प्रयास लगता है। संक्षेप में, मैं सोचता हूं कि डॉक्टरों ने मेरे कपड़ों का क्या किया होगा। केवल कपड़े, मैं खुद से कहता हूं, सिर्फ उस दिन के कपड़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और कुछ नहीं, कोई और विवरण नहीं। जूते, मोजे, पतलून, स्वेटर, मेरी सैन्य जैकेट जिसके कई बटन हैं, कई बटन जो उसने फाड़ दिए थे। यह एक छोटी सी याद है, लेकिन यह मुझे चीर कर रख देती है। मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह बना रहता है, और जितना अधिक मैं इस स्मृति को नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूं, यह एक ऐसे राक्षस में बदल जाती है जिसे अब काबू में नहीं रखा जा सकता। मुझे यह भी एहसास नहीं होता कि मैं दीवार से टिक गया हूं, जब तक कि मैं अपनी त्वचा पर ठंडक चढ़ती हुई महसूस नहीं करता। मैं बहुत तेज सांस ले रहा हूं और अचानक आई इस लज्जा की लहर को रोकने के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता हूं। मुझे पता था कि वह डरी हुई थी, भयभीत थी, यहां तक कि स्तब्ध थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भावनाएं मुझ पर निर्देशित थी। मैंने उसे बदलते हुए देखा था जब हम साथ समय बिता रहे थे। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, वह अधिक सहज लगने लगी थी, ज्यादा खुश, शांत। मैंने खुद को यह मानने की अनुमति दी थी कि उसने हमारे लिए कोई भविष्य देखा था, कि वह मेरे साथ रहना चाहती थी और बस उसे असंभव समझती थी। मैंने कभी यह अनुमान भी नहीं लगाया था कि उसकी यह नई मिली खुशी केंट का परिणाम थी। मैं अपनी ठीक हालत में बची हुई हथेली को अपने चेहरे पर फिराता हूं, अपने मुंह को ढक लेता हूं। जो बातें मैंने उससे कही थी, एक भारी सांस, जिस तरह से मैंने उसे छुआ था, मेरा जबड़ा सख्त हो जाता है। अगर यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण होता तो यकीनन मैं इतनी असहनीय अपमानजनक पीड़ा नहीं सहता, लेकिन मैं सिर्फ उसके शरीर से कहीं अधिक चाहता था। अचानक मैं अपने दिमाग को कुछ भी नहीं, केवल दीवारों की कल्पना करने के लिए मजबूर करता हूं। दीवारें, सफेद दीवारें, कंक्रीट के ब्लॉक, खाली कमरे, खुली जगह। मैं दीवारें बनाता हूं जब तक कि वे गिरने न लगे, और फिर मैं एक नई परत को उनकी जगह लेने के लिए मजबूर करता हूं। मैं बनाता हूं और बनाता ही जाता हूं जब तक कि मेरा दिमाग पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए। अप्रदूषित एक छोटे से सफेद कमरे को छोड़कर और कुछ नहीं। छत से लटकता एक अकेला बल्ब, स्वच्छ, निर्मल, अविचलित। मैं अपनी पलकों को झपकाकर उस विनाश की बाढ़ को रोकने की कोशिश करता हूं जो मेरी बनाई हुई छोटी सी दुनिया पर दबाव डाल रही है। मैं अपने गले में चढ़ते डर को जबरन निगलता हूं। मैं दीवारों को पीछे धकेलता हूं, कमरे में और जगह बनाता हूं, जब तक कि मैं आखिरकार सांस न ले सकूं, जब तक कि मैं खड़ा होने लायक न हो जाऊं। कभी कभी मैं चाहता हूं कि मैं खुद से बाहर निकलकर कुछ समय के लिए कहीं और चला जाऊं। मैं इस थके हारे शरीर को पीछे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरी जंजीरें बहुत अधिक हैं, मेरे बोझ बहुत भारी। यह जीवन ही अब मेरे पास बचा है, और मुझे पता है कि मैं आज के बाकी दिन खुद को आईने में नहीं देख पाऊंगा। अचानक मुझसे खुद की घृणा होने लगती है। मुझे इस कमरे से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा, वरना मेरे अपने ही विचार मेरे खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। मैं जल्दबाजी में एक निर्णय लेता हूं और पहली बार इस बात की परवाह नहीं करता कि मैंने क्या पहना है। मैं जल्दी से एक साफ पैंट पहनता हूं और बिना शर्ट के ही रह जाता हूं। अपनी सही सलामत बांह को ब्लेजर की आस्तीन में डालता हूं और दूसरी आस्तीन को अपने घायल हाथ को संभाल रही पट्टी के ऊपर ढीला छोड़ देता हूं। मैं बेवकूफी भरा दिखता हूं, इस तरह आधा खुला और असंतुलित, लेकिन इसका हल मैं कल ढूंढ लूंगा। पहले मुझे इस कमरे से बाहर निकलना होगा।